सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीका से जित जित में निरखत हूं। क्या पढ़ने वाले हैं? जित जित मैं निरखत हूं। समझ गए? यह आपका चैप्टर 8 है। मात्र अब 4 चैप्टर बचा हुआ है, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। यह 4 क्लास के बाद आपका पूरी तरह से बुक हिंदी भी समाप्त हो जाएगा, यानी पूरा सिलेबस भी आपका समाप्त हो जाएगा। कोई भी चीज नहीं छोड़े हैं मेरे प्यारे बच्चों। मेरे चैनल पर आने से आप टॉपर लिस्ट में शामिल होंगे, ना कि फर्स्ट सेकंड होंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसमें कोई भी चीज नहीं छोड़े हैं। आप ध्यान पूर्वक आके पढ़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो बच्चा अच्छा लगता है, जिन बच्चों को अच्छा लग रहा है कि सर इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं, तो कृपा करके अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक कम से कम कर दिया करें। देखते हैं तो व्यू होता है 100, 150, 200, 300, लेकिन उसमें लाइक का संख्या मात्र 5-7 जाता है मेरे प्यारे बच्चों, जिससे मेरा मनोबल गिर जाता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, विनती करता हूं, कम से कम एक लाइक बटन पर क्लिक कर दिया कीजिए, ताकि मुझे भी प्रोत्साहित मिलते रहे, होते रहे, मैं भी प्रोत्साहित होते रहूं, मैं भी प्रेरित होते रहूं, ताकि आपको और भी दिल जान से पढ़ाई करूं। और बहुत जल्द आपके सामने डिजिटल बोर्ड लाएंगे। उम्मीद था आपके में नहीं, लेकिन अगले साल से हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जरूर ही हम आपको यह सपना पूरा करेंगे। देरी ना करते हुए हम लोग पढ़ चुके हैं, यह देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पढ़ चुके हैं, विष की दांत पढ़ चुके हैं, और भारत से हमने क्या सीखा भाषण पढ़ चुके हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं ललित निबंध यह पढ़ चुके हैं। नागरी लिपि निबंध है यह भी पढ़, बहादुर कहानी है यह भी पढ़ चुके हैं। परंपरा का मूल्यांकन इसके पिछले चैप्टर में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे जित जित मैं निरखत हूं। यह क्या है? साक्षात्कार है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पूरे चैप्टर 12 चैप्टर में से 7 चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया। आज 8वां खत्म होने वाला है और मात्र 4 चैप्टर आपको बचेगा। और यह पूरे 12 में से एक ही साक्षात्कार है और एक ही भाषण है, जो मैक्स मूलर के द्वारा लिखा गया है, वही एक भाषण है। और यह जो जित जित में निरखत हूं, यह पंडित बिरजू महाराज का है। और यह क्या है? साक्षात्कार है। साक्षात्कार मतलब होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू का मतलब होता है पंडित बिरजू महाराज वह बैठे हुए हैं, उससे एक शिष्य है जो कि उससे सवाल करता है, यह जवाब देता है और बहुत आसान सवाल करता है। ऐसा सवाल करता है कि उसके घर परिवार से संबंधित रहता है, वह कैसे उसकी जीवनी से संबंधित, यानी उसके जीवनी के बारे में हम लोग जानेंगे। किसके? पंडित बिरजू महाराज का है। वह एक नर्तकी थी, यानी डांसर था। नर्तक था यानी डांसर था, डांस करने वाला व्यक्ति था, डांसर था पंडित बिरजू महाराज। उनका हम फोटो भी दिखाएंगे। देखिए यही है पंडित बिरजू महाराज। इनका साक्षात्कार है, ये इंटरव्यू है। यह ना ही कहानी है, ना ही निबंध है, ना ही क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है। इतना देख रहे हैं, ना ही निबंध है, ना ही भाषण है, ना ही कहानी है। तो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? यह साक्षात्कार है। जित जित में निरखत हूं, यह क्या है? साक्षात्कार है। और आप जानते हैं जित जित में निरखत हूं इसका मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो यह बात याद रखेंगे। इसका मतलब होता है जिधर जिधर मैं देखता हूं। जित जित में निरखत हूं मतलब जिधर जिधर मैं देखता हूं, या इसको कह सकते हैं जितने भी स्थान पर मैं देखता हूं। जिधर जिधर मैं देखता हूं या जितने भी स्थान पर मैं देखता हूं, इसका मतलब ये हुआ। इसका मतलब से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन आपको हम ऐसे लिख दिए हैं। अब हम पढ़ेंगे इसका लेखक, यानी जो साक्षात्कार लेखक, इसमें हम कह ही नहीं सकते हैं किससे संबंधित है। कहेगा जित जित में निरखत हूं किससे संबंधित है, तो कह दीजिएगा पंडित बिरजू महाराज से संबंधित है। पंडित बिरजू महाराज के साक्षात्कार से संबंधित है। बहुत सुंदर से आप प्यारे बच्चों
कह सकते हैं लाजवाब तरीके से कह सकते हैं। लेखक परिचय में थोड़ा सा देखिए, लेखक का नाम यदि कहिएगा, साक्षात्कार देने वाले का नाम कहिएगा तो पंडित बिरजू महाराज कहिएगा। जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी को लखनऊ में हुआ था, लेकिन इसकी बहन की जन्म अलग हुआ था। ये सारा चीज पढ़ेंगे हम लोग। इसका निधन 2022 में हुआ था, मात्र 2-3 वर्ष पहले हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। आगे ये यह अपने माता पिता के अंतिम संतान थे, यानी 3 बहने के बाद यह अकेला संतान हुआ था। समझिए, 3 बहनों के लंबे अंतराल के बाद इनका जन्म हुआ था। लंबे अंतराल के बाद इनका जन्म हुआ था। देखिए, पाठ परिचय में क्या करेंगे, पाठ परिचय में प्रस्तुत पाठ जित चित में निरखत हूँ है पंडित बिरजू महाराज की शिष्या रश्मि वाजपेयी। कहेगा पंडित बिरजू महाराज की जो शिष्या थी उसका नाम क्या था, रश्मि वाजपेयी। यही इंटरव्यू ले रहा है पंडित बिरजू महाराज से, पूछता है, इससे यह सवाल करता है और यह पंडित महाराज इसको जवाब देता है। वही बातचीत का संपादित अंश है, जो दोनों के बीच बातचीत हुआ, जो इंटरव्यू हुआ, उसी का यह संपादित अंश है, बस और कुछ नहीं है। सबसे 12 चैप्टर से आपका आसान चैप्टर यही है, बहुत आसान है। और किसी के बारे में जानना है, उसके घर परिवार, बहन चाचा भतीजा, उसके जीवन के बारे में, बस बहुत आसान चैप्टर है, हम लोग पढ़ने देते हैं और वही पाठ का सारांश है। इससे सारा आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा कुछ बन जाएगा। कहते हैं प्रस्तुत पाठ जित जित में निरखत हूँ में साक्षात्कार के माध्यम से पंडित बिरजू महाराज की जीवनी, उनका कला प्रेम तथा नृत्य कला के क्षेत्र में उनकी महान उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है। उनकी जो वह आप कहेगा पंडित बिरजू महाराज किस क्षेत्र से संबंधित था, तो नर्तक था। यह क्या था, नर्तकी था, नर्तक था और नृत्य कला में निपुण था, नृत्य कला में निपुण था। इतना बात याद रखेंगे। तो आगे पढ़ेंगे। बिरजू महाराज का, पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी को लखनऊ के जफरीन अस्पताल में हुआ था। कौन अस्पताल में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, जफरीन अस्पताल में हुआ था लखनऊ के, जो तो हम भी बताए हैं 1938 ईस्वी में। फिर से पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, याद हो जाए आपको। समझ गए। ये अपने माता पिता के अंतिम संतान थे, 3 बहने के बाद यह चौथा संतान हुआ। ठीक है। इनका जन्म 3 बहने के लंबे अंतराल के बाद हुआ था, यह भी हम पढ़ चुके हैं। इनके नाम के समय उनके माता पिता की उम्र, इसके जन्म के समय, नाम के समय, जन्म के समय उनके माता पिता की उम्र 28 वर्ष के करीब थी। यह जो जन्म हुआ, तो इनके जन्म के समय पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था, उस समय माता की उम्र कितना थी, 28 वर्ष थी। तभी बड़ी बहन 12 वर्ष की थी। बड़ी बहन क्या थी, 12 वर्ष की थी। इनके पिता प्रख्यात नर्तक थे, इनके पिता भी नर्तक था, इन्हीं डांसर ही था। इनके नृत्य कला विरासत में मिली थी, यानी जिनके पिताजी जो चीज रहता है, मान लीजिए मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, मेरा बेटा भी पढ़ाने लगा, तो यानी यह कोचिंग, यह शिक्षण संस्थान, यह यूट्यूब प्लेटफॉर्म इनको विरासत में मिल जाएगा, पिताजी से मिल जाएगा। इसीलिए इसको कहते हैं विरासत में मिला है। विरासत का मतलब आप उम्मीद तक समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो ये अपने पिताजी के साथ रामपुर के नवाब दरबार में नृत्य का कार्यक्रम में जाया करते थे। यह जो बिरजू महाराज अपने पिताजी के साथ नवाब के दरबार में जाकर नृत्य कार्यक्रम में भाग लेते थे, यह भी याद रखेंगे। 6 साल के बाद उम्र में ही बिरजू महाराज जो यहाँ जो दूदू को लिख दिया है, ये काट दीजिएगा। बिरजू महाराज, बिरजू जी लिख सकते हैं, बिरजू जी ठीक है, रह दीजिए। बिरजू जी 6 वर्ष की उम्र में ही बिरजू जी नवाब साहब के प्रिय हो गए, मतलब बढ़िया से डांस करने लगा, जिससे उसके पिता के साथ साथ इनका बेटा का भी, बिरजू महाराज का अच्छा डांस लगने लगा नवाब को। इसलिए उन्हें अपने पिता के साथ वहां जाना पड़ता था तथा नाचना पड़ता था। इतनी कम उम्र में ही इतनी तनख्वाह निश्चित कर दी। इनकी तनख्वाह क्या की, निश्चित कर दिया वो नवाब की, यह बहुत अच्छा डांस करता है, इसलिए इनको तनख्वाह दिया जाए। इस नौकरी से छुट्टी पाने की इच्छा प्रकट की तो नवाब साहब ने फरमान जारी कर दिया कि यदि लड़का नहीं रहेगा तो पिता की को भी नौकरी से हटा दिया जाएगा। यानी वह जो बिरजू महाराज था कि अपना इच्छा प्रकट किया कि हम यहाँ पर नहीं आएंगे,
तो उनके पिता को आदेश दे दिया कि अगर तू नहीं आएगा तो तेरा पिता का भी हम यहाँ नौकरी पर नहीं रखेंगे डांस के रूप में, वह भी यहाँ से छुट्टी कर देंगे। अब हुआ ई आदेश को, इस आदेश से पिताजी ने खुश होकर हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया। अब ई आदेश को तथा मिठाई भी बांटी। ई आदेश से खुश होकर पिताजी ने पूरा प्रसाद बांट दिया, जबकि गलत है कि जो पिताजी काम करे वही बेटा करे, यह तो दिक्कत वाली बात है, लेकिन वह किया। समझ गए? तो बिरजू महाराज कहते हैं कि उन्हें नृत्य कला की तामील कुछ क्लास में कुछ लोगों द्वारा कहते सुनते तथा देख कर सीखा। इसके साथ ही जहां जहां पिताजी जाते थे उसके साथ जाया करता था और कार्यक्रम में भाग लेते थे, इसी से उन्होंने सीख गया। बिरजू महाराज कुछ विशेष नहीं किया, वह जो है यही बातचीत चल रहा है। किसके किसके बीच बातचीत चल रहा है, फिर से बता रहे हैं। बिरजू महाराज और उनके शिष्या रश्मि वाजपेयी के बीच क्या चल रहा है, बातचीत चल रहा है, यानी इंटरव्यू चल रहा है। याद रखेंगे, यह हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। उनके साथ जाया करते थे, भाग लेते थे। पिता की मृत्यु 54 साल की उम्र में लू लगने के कारण हो गया। पिता की उम्र मृत्यु कैसे हो गया? 54 साल की उम्र में लू लगने से हो गई। किसकी पिता की मृत्यु? यह बिरजू महाराज की पिता की मृत्यु 54 साल की उम्र में लू लगने से उनकी हो गई। उनके पिता की मृत्यु के समय यह कितना वर्ष का था? एक मिनट प्यारे बच्चों, अच्छा ठीक है देख लेते हैं, वैसा होगा तो हम बता। 9.5 वर्ष का उम्र था, तो ठीक है इनकी मृत्यु हो गई। सहनशील व्यक्ति थे, वो एक ऐसा व्यक्ति थे, इनके पिताजी सहनशील थे, अपना दुखी किसी को कहना पसंद नहीं करते थे, वे अति प्रिय व्यक्ति थे। उनको जो कष्ट होता था उनके पिताजी को, वह अपना कष्ट नहीं किसी को बताते थे कि मुझे यह कष्ट है, अपना दुख स्वयं सह लेते थे और लोगों को प्रिय व्यक्ति थे, लोगों की बात मानते थे। समझ गए? पिता की मृत्यु के बाद माँ को दुखी देखकर उदास रहने लगा, क्योंकि वो उनके मरते ही खराब दिन शुरू हो गए। क्योंकि पिताजी नहीं रहेगा दिन खराब तो होबे करेगा। भोजन वस्त्र का घोर अभाव हो गया। शंभू चाचा ने शोकिया मिजाज के कारण कर्ज में डूब गए। शंभू चाचा के साथ शोकिया मिजाज के थे और कर्ज में डूब गए। उसका चाचा का नाम क्या था? शंभू। समझ गए? जो बिरजू महाराज का चाचा का नाम था शंभू महाराज, याद रखेंगे। उसकी चाचा चाची उसी समय चाची जी के 2 बच्चे की मृत्यु भी हो गई। बच्चे की इस मृत्यु से हताशा होकर वे अम्मा को डाइन कहने लगे, इसलिए मैं माँ को लेकर नेपाल चला गया। अब देखिए कितना बड़ा घटना हो गया। अब उसका चाचा चाची था, उसका चाचा था शंभू महाराज, उनका 2 पुत्र मर गया, उसको 2 बच्चे की मृत्यु हो गया। तो अय्या बिरजू महाराज की माँ को वह डाइन कहने लगा, तू ही मेरा बच्चा को खा गया। ये गांव देहात में होता है। तो यह अपनी बिरजू महाराज अपने माँ को लेकर कहाँ चल गया? नेपाल चल गया। उसके बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद मुजफ्फरपुर गया। फिर अम्मा बांस बरेली इसलिए ले गई कि वहां नाचेगा तो इनाम मिलेगा। बांस बरेली भी ले गया और जो कि नाचेगा तो इनाम मिलेगा। ऐसी हालत में आर्यनगर में 50 रुपये की 2 ट्यूशन की। अब आर्यनगर में यह पढ़ाने भी लगा 50 रुपया में 2 ट्यूशन। इस प्रकार 50 रुपये में काम करके किसी तरह पढ़ाता रहा। सीताराम नामक लड़के को डांस सिखाता और वह उन्हें पढ़ा देता था। अर्थात भाव में ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं हो पाई। अर्थाभाव मतलब अर्थ के अभाव में, अर्थाभाव मतलब होता है अर्थ के अभाव में, पैसा के अभाव में पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं हो पाई। नौकरी भी नहीं मिलती थी। पिताजी के समय से ही चाचा जी अलग रहते थे। पिताजी के समय से ही चाचा जी अलग रहते थे। दादा के साथ उनका अच्छा व्यवहार नहीं था। समझ गए? तो जिसके कारण यह बच्चा को बहुत दिक्कत हुआ। यह इंटरव्यू में यही दोनों शिष्या से बातचीत चल रहा है। वह शिष्या पूछ रही है या पंडित बिरजू महाराज इस पर जवाब दे रहा है।
याद रखेंगे, वो अपना पूरा जीवनी के बारे में। 14 साल की उम्र में पुनः लखनऊ आ गया और कपिल जी के सहयोग से संगीत भारती में काम करना शुरू कर दिया। वहां निर्मला जी से मुलाकात हुई, उनके कथक डांस करने का सलाह दी। मैंने नौकरी छोड़कर भारतीय कला मंदिर में क्लास करने लगा, वहां पूरे मन से तालीम सीखा। मेरी तालीम देखकर महाराज की तरह वहां की लड़कियां आकर्षित होने लगा। इनकी जो तालीम देखकर बिरजू महाराज का वहां का जितना भी लड़कियां था आकर्षित होने लगा, मनमुग्ध होने लगा, मन लगने लगा। ऑल बंगला म्यूजिक कॉन्फ्रेंस कलकत्ता के नाच मेरे भाग्योदय की, वहां काफी प्रशंसा मिली। तमाम अखबारों ने मेरे कार्यक्रम की प्रशंसा की। ईश्वर की कृपा से कलकत्ता, बम्बई, मद्रास सभी जगह मेरी इज्जत होने लगी। इनका जो है ना यह जो डांस करने लगा तो उसमें पूरे जगह इज्जत होने लगा, अखबारों में छपने लगा। इसी प्रोत्साही ने इसी को देखते हुए 27 साल की उम्र में संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड मिल गया। उनको 27 साल की उम्र में ही संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड मिल गया। याद रखेंगे बिरजू महाराज का कब पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो 27 वर्ष की उम्र में। मैं जर्मनी, जापान, हांगकांग, लाओस, बर्मा की यात्रा की, लेकिन एक बार अमेरिका में 2-4 जगह कार्यक्रम प्रस्तुत किया तो एक जगह वहां हांफते हुए एक आदमी ने मेरे पास आया। मैंने कहा मेरे साथ फोटो खिंचवाना है, क्या तुम्हें? यस 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 बोला वो आदमी। अब लड़का बेहाल हो गया। इस प्रकार पाकिस्तान में कोई खातून थी, पूरे हॉल में उनकी आवाज आई, सुभान अल्लाह, मतलब मेरे नाच के आशिक बहुत हैं, मेरे आशिक भी हैं, मेरे आशिक भी हैं। मतलब ये अपना गुणगान गा रहा है कि मैं लाओस, कंबोडिया, अमेरिका सब जगह गया, लोग बेहाल होकर मुझसे आते थे कि फोटो खिंचाएंगे एक साथ। होता ही है, जो सेलिब्रिटी बन जाता है, यूट्यूबर ही बन जाता है, तो देखिएगा खान सर है, फल्ला है, चिल्ला है, तो उसके साथ लोग कितना लोग चाहता है कि मैं उसके साथ फोटो खिंचवा लूं। उसी प्रकार से यह बिरजू महाराज को हुआ। तो आगे पढ़ सकते हैं। बिरजू महाराज कहते हैं कि मुझे ऊंचाई तक ले जाने में अम्मा का बहुत बड़ा हाथ था। इनका पिताजी मर गया तो बहुत बड़ा हाथ किसका रहेगा? तो अम्मा का ही रहेगा। उसके चचा जी ने तो डायन कहा कि उसकी माँ को भगा दिया था। वही बुजुर्गों की तारीफ करके मुझे उत्साहित करती थी, वही वाकई में गुरु और माँ थी, वही दोनों चीज थी। गुरु मतलब पंडित बिरजू महाराज का माँ और गुरु किसे का माना गया है? तो माँ को ही वह मानते थे। ठीक है, इतना ही काफी है। जो भी मेन पॉइंट था वह हम लिख दिए। ऐसे आपके बुक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पन्ना का है। अगर उसका हम स्लाइड बनाऊं तो कम से कम 50-60 स्लाइड होगा, जिसको हम पढ़ते रहे तो बहुत समय लग जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यह शॉर्ट में मैंने आपको बताया। अगर आप समझ गए तो बहुत सुंदर से, मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों, आप सारा क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। अगर जो चीज छूट गया है तभी क्वेश्चन आंसर में हम लोग हल करेंगे, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं अगर टॉपर लिस्ट में शामिल होना है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कम पढ़िए लेकिन बार बार पढ़िए। क्या पढ़िए? बार बार पढ़िए एक ही चीज को। बहुत सुंदर से आप टॉपर लिस्ट में शामिल होंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसी देरी ना करते हुए आते हैं हम लोग क्वेश्चन और उत्तर की ओर। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर के, उसके बाद सब्जेक्टिव देखेंगे। समझ गए? तो क्योंकि आप जानते हैं प्रत्येक हिंदी में आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना होगा, 100 ऑब्जेक्टिव दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो कहते हैं इसमें आपका दोनों भाग होता है। क्या भाग होता है? बुक से भी रहता है और व्याकरण से भी रहता है। तो यहां कहें, पहले पढ़ लेते हैं। पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? तो यह तो आप जानते थे, डांसर थे, तो नृत्य कला से संबंधित है। बस हो गया। बहुत सुंदर से आप लिख सकते हैं किस कला से संबंधित थे? नृत्य कला से संबंधित थे। बहुत सुंदर से इस आंसर दे सकते हैं। आगे आइए, बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं? तो बिरजू महाराज का घराना कौन सा था, यह बात आप जानते हैं? पहले यह बताइए। तो जानते हैं घराना मतलब वो कौन गांव से था, कहाँ जन्म हुआ था? कि तो लखनऊ घराने से थे। बस हो गया।
जित जित में निरखत हूँ किस विधा की रचना है, यह कैसी है, क्या साक्षात व्यक्ति चरित्र है, निबंध है, आत्मकथा है, साक्षात्कार है। तो हमने पहले ही बता दिया कि यह क्या है, साक्षात्कार है मेरे प्यारे बच्चों, यह क्या है, साक्षात्कार है। आगे बिरजू महाराज की बाबूजी हनुमान जी की प्रसाद क्यों मांगते थे, बिरजू क्यों मांगे थे, हनुमान जी के प्रसाद क्यों लाए थे। बिरजू महाराज के बाबूजी, बिरजू महाराज के जो पिताजी थे, हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे चढ़ाने के लिए, क्योंकि उनको जो था ने नौकरी छूटने हेतु, नौकरी छूटने से बच गया इसलिए प्रसाद मंगाए थे, इसलिए प्रसाद मंगाए थे। समझ गए, इतना याद रखेंगे। बिरजू महाराज का जन्म हुआ था, बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, किस दिन हुआ था, तो याद रखेंगे शुक्रवार के बसंत पंचमी में, यानी शुक्रवार के बसंत पंचमी के दिन एक दिन पहले, बसंत पंचमी के कितना दिन पहले, एक दिन पहले हुआ था, यह बात याद रखेंगे। ठीक है, बिरजू महाराज का जन्म। कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब के पसंद आ गए, कितने वर्ष में नवाब साहब को पसंद आ गए, या हम पढ़ चुके हैं। तो 6 वर्ष में, कितने वर्ष में, 6 वर्ष में नवाब साहब को बिरजू महाराज पसंद आ गए कि बहुत अच्छा लड़का डांस करता है, बहुत अच्छा डांस करता है, बिरजू महाराज का पसंद आ गए। समझ गए, ये हटा देते हैं, अपने आ जाएगा। ठीक है, पसंद आ गए। ठीक है, यह बात भी आप लोग समझ गए हैं। आगे ये दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था, दिल्ली में जो हिंदुस्तानी म्यूजिक डांस किसका था, निर्मला जी का था। यह हम अभी बताया है आपका, अभी पाठ का सारांश बता रहे थे तो उसमें बताए थे, आप याद रखेंगे। आगे पढ़ेंगे, बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज जी की उम्र क्या थी, तो यह बात आप 9.5 साल, यही हम खोजना चाह रहे थे, 9.5 साल था, 9.5 साल था, याद रखेंगे। बिरजू जी के पिताजी जब मरा उस समय बिरजू का उम्र 9.5 साल था, याद रखेंगे। आगे आइए, बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हो गई थी, 18 वर्ष की उम्र में हो गई, याद रखेंगे। बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था, आखिरी प्रोग्राम की यदि बात करें हम लोग तो मैनपुरी में थी, मैनपुरी में था, ये इतना बात याद रखेंगे। आगे आइए, आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी के कितने साल थे, बिरजू महाराज के बाबूजी के कितने साल थे, 54 वर्ष के में उनकी मृत्यु हो गया। मृत्यु हुआ तब तक वह डांस किए, क्योंकि 54 वर्ष कोई विशेष उम्र नहीं रहा था, उस समय भी वह काम करते थे। आगे, बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए थे, बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए थे, कथक के पर्यायवाची बन गए थे। बिरजू महाराज के तालीम किन से मिली थी, बिरजू महाराज की तालीम किन से मिली थी, तो बहुत सुंदर से कह सकते हैं पिताजी से, उनके पिताजी से विरासत में मिली थी तालीम। रश्मि वाजपेयी संपादक हैं, किसका संपादक है, तो बहुत सुंदर से आप कह सकते हैं नट रंग पत्रिका का, नट रंग पत्रिका का, यह हम नहीं बताएं, याद कर लेंगे, नट रंग पत्रिका का। ठीक है, उसका संपादक थे। बिरजू महाराज ने जो इसका इंटरव्यू लिया था, समझिए जिसको बिरजू महाराज का, बिरजू महाराज ने गंडा बांधने पर बाबूजी के, यहाँ बाबूजी होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ क्या होगा, बाबूजी के गुरु के दक्षिणा के रूप में कितनी राशि अर्पित की। बाबूजी ने बिरजू महाराज के गंडा बांधने पर बाबूजी के गुरुजी ने दक्षिणा के रूप में कितने राशि प्रदान की, तो बहुत सुंदर से आप कह सकते हैं 500 रुपये राशि प्रदान की। बिरजू महाराज की शिष्या कौन थी, तो अभी हम शुरू में ही बताए थे आपको, कल्पना वाजपेयी। कौन थी, कल्पना वाजपेयी शिष्या थी, याद रखेंगे। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला, तो कितने वर्ष की उम्र में मिला, 27 वर्ष की उम्र में मिला, यह तो हम पढ़ चुके हैं, समझ गए, ये बहुत सुंदर से पढ़े हैं। बिरजू महाराज की शार्गिद क्या है, कौन थे, शार्गिद कौन था, तो बहुत सुंदर से हम कह सकते हैं उसका दीक्षित करना था, शिक्षित करना। शार्गिद का अर्थ होता है दीक्षित करना, लेकिन शार्गिद कौन था, शाश्वती थी। कौन थी, शाश्वती थी, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है वो उसका, यह याद रखिए। गौंडा बांधना का अर्थ क्या होता है, गौंडा बांधना का अर्थ होता है दीक्षित करना। क्या होता है, दीक्षित करना, यह दीक्षित करना होगा, समझ गए। रश्मि वाजपेयी है, रश्मि वाजपेयी क्या है, तो एक नृत्यांगना थी रश्मि वाजपेयी, समझ गए। तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे,
तो भाई हम कहेंगे शंभू महाराज बिरजू, अच्छा सब बिरजू महाराज के चाचा थे, शंभू महाराज कौन थे, अगर इसके पिताजी का तुलना करेंगे तब ना भाई होगा, तो कौन थे, चाचा थे। बहुत सुंदर से हम जानते हैं। पंडित बिरजू महाराज हैं, क्या है, आप यह बात बहुत सुंदर से जान रहे हैं, नर्तकी थे, डांसर थे। बस आगे आइए, नटरंग पत्रिका का संबंध है, नटरंग पत्रिका का संबंध किससे है, रंग कर्म से है, रंग कर्म से है, याद रखेंगे। बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया था, तो किसने लिया था, रश्मि वाजपेयी ने लिया था, यह बात हम जानते हैं। पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे, कौन सी लड़के को डांस सिखाते थे, यह हम पढ़े भी थे, सीताराम बांग्ला को, सीताराम बांग्ला को डांस सिखाते थे। ठीक है, इसमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी, कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी, तो अनुराधा नहीं थी, बाकी सब थी, बाकी सभी थी। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था, यह बात भी याद रखेंगे। आगे हम पढ़ेंगे पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन था, तो गुरुवाइन उनकी माँ थी, यानी गुरुजी और सब कुछ उनकी माँ ही थी। बिरजू महाराज की संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, तो इसको डेट की बात करें हम लोग तो 1965 ईस्वी में प्राप्त हुआ, 27 वर्ष के उम्र में, 1965 ईस्वी में। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, तो यह तो हम बहुत सुंदर से पढ़े थे, 1938 ईस्वी में हुआ था, 4 फरवरी 1938 ईस्वी को, जनवरी नहीं फरवरी। बिरजू महाराज की प्रारंभिक नृत्य, यहाँ नृत्य होगा मेरे प्यारे बच्चों, यह सब तो आप नृत्य शिक्षा किससे प्राप्त हुआ, तो उनको हम कह सकते हैं अपने कपिला जी से प्राप्त हुआ। किससे प्राप्त हुआ, कपिला जी से प्राप्त हुआ, यानी पिताजी भी कह सकते हैं कपिला जी से प्राप्त हुआ, लेकिन कपिला जी से। किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए, वह पारंगत कब हुए, प्रसिद्ध कब हुए, 8 वर्ष की उम्र में। 6 वर्ष तो नवाब उसको रख लिया था कि वो अब तू नहीं कहीं जाएगा, तू भी डांस करेगा। बिरजू महाराज के पिता क्या थे, तो बिरजू महाराज के पिता भी नर्तकी थे, क्या थे, प्रसिद्ध नर्तकी थे, हम कह सकते हैं डांसर थे। बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन था, बिरजू महाराज की सबसे पहली शिष्या जो थी रश्मि थी, कौन थी, रश्मि थी, याद रखें। बिरजू महाराज की संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था, कि संगीत भारती से जोड़ने में किसका योगदान, कपिला जी का योगदान था। किसका योगदान था, कपिला जी का योगदान था। इतना बात आप याद रखेंगे, यह पूरा ऑब्जेक्टिव सवाल आपका बन गया। आप बताएंगे प्यारे बच्चों 35 सवाल में आपका कितना सवाल सही हुआ, यह बता सकते हैं प्यारे बच्चों आप। यहाँ हम 35 लिख कर ऊपर में ऐसे दे देते हैं, आप इस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, तो बहुत सुंदर से आपका यह सब बन गया। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर आएंगे, उसके बाद ही चैप्टर समाप्त करेंगे। देखिए बहुत कम समय में कितना, अभी तो 26 मिनट 27 मिनट हुआ है और आपका पूरा लगभग चैप्टर का मुख्य सारांश और ऑब्जेक्टिव सारा हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम सब्जेक्टिव की ओर आएंगे, यह भी बहुत सुंदर से हम लोग पढ़ेंगे, लाजवाब तरीका से पढ़ेंगे और देखेंगे। देखिए क्या है कि बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य बजाते थे, वाद्य यंत्र मतलब बजने वाला यंत्र कौन कौन बजाते थे बिरजू महाराज, तो याद कर लेंगे आप। बिरजू महाराज सितार, गिटार, हारमोनियम, बांसुरी इत्यादि वाद्य यंत्र बजाते थे। 2-3 गो आपको याद रखना है। ठीक है ना, किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज की पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला, तो शंभू महाराज चाचा जी एवं बाबू जी के साथ नाचते हुए बिरजू महाराज की पहली बार पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो लखनऊ में रामपुर से, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध था, तो लखनऊ में उनका जन्म हुआ और रामपुर में उनकी बहन की जन्म हुआ। तो बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ और रामपुर में महाराज जी का अत्यधिक समय व्यतीत हुआ था एवं वहां विकास का सुअवसर मिला। कहां पर, रामपुर में, इसलिए दोनों जगह से इनका संबंध था। तो नित्य के शिक्षा के लिए पहल बिरजू महाराज किस संस्थान से जुड़े और वहां किनके संपर्क में आए, सॉरी बच्चों आए, तो हम लिख सकते हैं नृत्य की शिक्षा के लिए पहल बिरजू महाराज जी दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम से जुड़े और वहां निर्मला जी जोशी के संपर्क में आए। समझ गए, तो यह लिखा हुआ है, पढ़े हैं सारांश में। बिरजू महाराज की कला
के बारे में आप क्या जानते हैं, समझाकर लिखें। तो आप समझा कर लिखिएगा। बिरजू महाराज नृत्य की कला की माहिर थे, वे नाचने की कला के मर्मज्ञ थे, मतलब अच्छे थे। बचपन से नाचने का अभ्यास करते थे और कला का सम्मान करते थे, इसलिए उनका नृत्य देश भर में सम्मानित था। वे सिर्फ कमाई के लिए नृत्य नहीं करते, बल्कि वे कला प्रदर्शन उनका सही लक्ष्य था। बल्कि उसका क्या था, कला प्रदर्शन सही मत था, कमाने के लिए नहीं करता था, उनका कला प्रदर्शन भी सही था। इसीलिए कहा जाता है कोई भी टीचर कमाने के लिए ही नहीं पढ़ाया जाता है, उनका दिल में जुनून में रहता है कि समाज में कुछ परिवर्तन करें, समाज के लोगों को अपनी शिक्षा से प्रभावित करके, अपनी शिक्षा देकर समाज की स्तर ऊंचा करें, समाज की जीवन स्तर ऊंचा करें। समझ गए, यह भी एक बहुत बड़ा काम है। समझ गए प्यारे बच्चों। तो यहाँ कह सकते हैं कलकत्ता के दर्शकों को प्रशंसा का बिरजू महाराज के नर्तक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। कलकत्ते के एक कॉन्फ्रेंस में महाराज जी नाचे, उस नाच की कलकत्ते की ऑडियंस ने प्रशंसा की, मतलब खूब जमकर प्रशंसा की, तमाम अखबार में छप गए। वहां से उनके जीवन में एक मोड़ आया, उस समय से निरंतर आगे बढ़ते गए। बस एक बार प्रसिद्ध हो जाने के बाद लोग तो ऐसे निरंतर आगे बढ़ते रहता है, इसलिए इनको प्रसिद्धि कहां से मिला, कलकत्ता के दर्शक के द्वारा। तो बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे, तो उनका मम्मी को मानते थे। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी मम्मी को मानते थे। जब वे नाचते थे तो मम्मी देखती थी, तब वे अम्मा से अपनी कमी या अच्छाई के बारे में पूछा करते थे। उसकी बाबूजी से तुलना करके उसमें निखार लाने का काम किया, उसने बाबूजी से तुलना करके उनके बच्चों में निखार लाने का काम किया था उनकी माँ ने, इसलिए उसको जज मानते थे। संगीत भारती में बिरजू महाराज की दिनचर्या क्या थी, तो हम कह सकते संगीत भारती में प्रारंभ में 250 रुपया मिलते थे। संगीत भारती में शुरू में कितना मिलता था, 250 रुपया। उस समय दरियागंज में रहते थे। वहां से प्रत्येक दिन 5 या 9 नंबर का बस पकड़कर संगीत भारती पहुंचते थे और संगीत भारती में उन्हें प्रदर्शन का अवसर कम मिलता था। अंततः दुखी होकर नौकरी छोड़ दी। अंततः दुखी होकर क्या हुआ, नौकरी छोड़ दी, काहे कि उसको मौका कम मिलता था। अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं इंटरव्यू में, इस इंटरव्यू में तो कहते हैं बिरजू महाराज की शादी 18 वर्ष की उम्र में हो गई थी। उस समय विवाह करना महाराज अपनी गलती मानते हैं। वह विवाह करना, वह क्या मानते थे कि यह विवाह करना मेरा गलती निर्णय है। लेकिन बाबूजी की मृत्यु के बाद मां घबराकर जल्दी में शादी कर दी। शादी के नुकसानदेह मानते हैं। विवाह की वजह से नौकरी करते रहे, विवाह की वजह से वह क्या करते रहे, नौकरी करते रहे। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, इनका कम उम्र में शादी हो गया, तब पर भी यह सफल हुए। तो सफल होने के लिए कोई ये रोक ठोक नहीं है। शादी हो गया, उसके बाद भी आप मेहनत करते रहिए तो जरूर ही आप सफल होंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनका संक्षिप्त वर्णन दे। देखिए, बिरजू महाराज के गुरु उनके बाबूजी थे। वे अच्छे स्वभाव के थे। वे अपने दुख को व्यक्त नहीं करते थे। वे कला से बेहद प्रेम करता था। जब बिरजू महाराज 9.5 साल के थे तो उसी समय बाबूजी की मृत्यु हो गई। महाराज की तालीम बाबूजी ने ही दिया। महाराज की शिक्षा कौन दिया था, बिरजू महाराज की शिक्षा कौन दिया था, उनके पिताजी ही ने दिया था। शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज के संबंध पर प्रकाश डाले तो देखिए, हम लिख सकते उनका चाचा जी के बारे में बोल रहा है। शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज का बचपन में नाचा करते थे। आगे भारतीय कला केंद्र में उनका सन्निग्ध मिला, अच्छा उसका जान पहचान सन्निग्ध अच्छा हुआ। तो शंभू महाराज के साथ सहायक रहकर कला के क्षेत्र में विकास किया। शंभू महाराज उनके चाचा थे। बचपन में से महाराज को उनका मार्गदर्शन मिला। बचपन से ही उनका महाराज का अपने चाचा का मार्गदर्शन यानी रास्ता दिखाने को ले मिला। रामपुर के नवाब को नौकरी छूटने
पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया उनके पिताजी? तो हम कह सकते हैं रामपुर के नवाब को नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया, क्योंकि महाराज जी 6 साल की उम्र में नवाब साहब के यहाँ नाचते थे। अम्मा परेशान थी, बाबूजी नौकरी छूटने के लिए हनुमान जी का प्रसाद मांगते थे। नौकरी से जान छूटे, इसलिए हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया। इसलिए उनका पिताजी हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया कि हमको नौकरी से जान छूट जाए। तो अभी से पहले हमने आपको बताया कि बिरजू महाराज जान छोड़ते थे, उनका पिताजी भी परेशान थे महाराज से कि वो कहे न कि जब तू नहीं आएगा तुरंत नौकरी हटा देंगे पिताजी के। तू तो चाहता था भी उनका पिताजी, तो इसीलिए वहां जाकर हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया। समझ गए? बिरजू महाराज को अपनी शार्गिदों के बारे में क्या राय है? शार्गिद मतलब होता है उनका जो गुरुजी। समझ गए? तो बिरजू महाराज के अपने शिष्य शार्गिद, उनका शिष्य उनके शिष्य होता है। शार्गिद मतलब शिष्य होता है, या तो उनका गुरु या ये किसका शार्गिद था? तो बिरजू जी के गुरु जी का नाम बोलिएगा। बिरजू का शार्गिद कौन था? तो इसका चेला का नाम बोलिएगा। तो उसी बिरजू महाराज अपने शिष्य रश्मि वाजपेयी को भी अपना शार्गिद बताते थे और अपना शिष्य मानते थे। वे उन्हें शाश्वती कहते थे। उनके साथ ही बैरोनिक, फिलिप मैकलीन, टॉक, तीरथ, प्रताप, प्रदीप, दुर्गा इत्यादि को प्रमुख शार्गिद बनाए हैं। वे लोग तरक्की कर रहे हैं, प्रगतिशील बने हुए हैं, इनकी भी चर्चा किए हैं। इतना इनका शिष्य था। समझ गए? बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुख समय कब आया, उससे संबंधित प्रसंग का वर्णन करें। सबसे दुख का समय कब आया, तो यह उसके प्रसंग में व्याख्या करना है। तो जब महाराज जी के बाबूजी की मृत्यु हो गया तब उसके बहुत दुखदायी समय व्यतीत हुआ। घर में उतना भी पैसा नहीं था कि दसवां किया जा सके। उन्होंने 10 दिन के अंदर 2 प्रोग्राम किए। उन 2 प्रोग्रामों से 500 रुपये इकट्ठा हुए। तब 10वां और 13 की गई, 10वां और 10वां की गई, 10th की गई, 10वां पास की गई। इसी हालत में नाचना एवं पैसा इकट्ठा करना महाराज जी के जीवन में दुखद समय आया था। उनके पिताजी की मृत्यु होने से उनका सबसे दुखद समय था। पुराने और आज के नर्तकों के बीच बिरजू महाराज का क्या फर्क पाते हैं? पुराने नर्तकी कला प्रदर्शन करते थे। कला प्रदर्शन शौक था, साधन के अभाव में भी उत्साह होता था। कम जगह में लचीले पर गड्ढा, खांचा इत्यादि होने के बावजूद बेपरवाह होकर कला प्रदर्शन करते थे। लेकिन आज के कलाकार मंच की छोटी छोटी गलतियों को ढूंढते हैं, चर्चा का विषय बनाते हैं आज के कलाकार। लेकिन उस समय का कलाकार नहीं, कैसो गड्ढा है तो भी अपना डांस का प्रदर्शन बहुत सुंदर करता था, कला का प्रदर्शन करना चाहता था। समझ गए? उनका शौक था। अभी तो सब रुपया के कारण करने लगा है। समझ गए? अब हम लोग दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन देखेंगे तो दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन तो बहुत लंबा होगा। स्वप्रसंग व्याख्या भी 2-3 है। समझ गए? 3 है, एक दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है। ठीक है, तो व्याख्या तो छोड़ देंगे, लेकिन यह देखिए समझते हैं। दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में है कि जित में निरखत का सारांश लिखें। तो आप पूरा यह लिख सकते हैं जितना हम पढ़ाए हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर चाहे वीडियो रोक कर, यह हो गया, यह दूसरा स्लाइड हो गया, यह तीसरा स्लाइड हो गया। समझ गए? यह थोड़ा छोटा कर देते हैं। आप कहिएगा कि सर यह तो हमारा नीचे वाला लिखा ही नहीं दिख रहा है, तो लीजिए हम इसको छोटा कर देते हैं 50 पर, क्योंकि आपको लिखने में बढ़िया हो। अब तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप प्यारे बच्चों, अब ले सकते हैं क्या? अब देखिए हो गया। अब बढ़िया से लीजिए स्क्रीनशॉट, यह हो गया। उसके बाद यह उपलब्धियां हैं, इससे क्या उपलब्धियां हो बिरजू महाराज का, यह भी आप पढ़ सकते हैं बहुत सुंदर से। समझ गए? यह भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद स्वप्रसंग व्याख्या करिए, तो यह तो आप पढ़िए ना पढ़िए, लेकिन पूछा जाता है कभी कभी, तो इसलिए आप पढ़ लीजिए। 500 रुपये देकर मैंने गंडा बांध कर की क्या कीजिए, जो 500 रुपया जो दिया वो गंडा बांध कर कैसे किया है, तो बहुत सुंदर से लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। आप कर लेंगे 1 2 3, यह कर लेंगे आप, पूरा चैप्टर आपका समाप्त हुआ। समझ गए? यह भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, यह भी ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वप्रसंग व्याख्या 1, स्वप्रसंग व्याख्या 2, स्वप्रसंग व्याख्या 3, यह सबका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, और यह वीडियो हम
अब समाप्त करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बहुत सुंदर से, यह बहुत छोटा चैप्टर था, सबसे सुंदर चैप्टर था, सबसे आसान चैप्टर था और बहुत ही आसानी से यह चैप्टर भी हमने समाप्त किया। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।